जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। कल मोदी मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह के बाद नई गाड़ी के पीछे भौंकने वाले सोशल मीडिया पर एक शगुफा लेकर आए कि मोदी ने 72 मंत्रियों में एक भी मुसलमान को जगह नहीं दी और इस पर सबसे पहले द प्रिंट जैसे गद्दार और देश विरोधी मीडिया ने पोस्ट डाला कि 18वीं लोकसभा अल्पसंख्यक मुक्त है, न इसमें सिख हैं, न ईसाई, न मुसलमान। अब बेचारे की मजबूरी थी, सीधे सीधे आरोप नहीं लगा पा रहा था और इस चक्कर में बेवकूफ़ी कर बैठा। मोदी सरकार ने 2 सिख और 2 ईसाइयों को मंत्रिमंडल में शामिल किया है, एक बौद्ध भी है, लेकिन मोदी विरोध में अंधे द प्रिंट को यह दिखाई नहीं दिया। इसके बाद अनेक मुस्लिम और सेकुलर हैंडल उस पोस्ट को शेयर करके रोने लगे कि मुसलमानों को मंत्री नहीं बनाया गया। यहाँ तक कि मीडिया चैनल भी इस पर बहस कराने लगे। ये सीधा सीधा दबाव बनाया जा रहा है मोदी सरकार पर, जिससे कि किसी मुस्लिम को शामिल कर लिया जाए। शादाब चौहान लिखता है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों को कोई जगह नहीं है। दुनिया में मजाक बना दिया भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती का भाजपा ने। क्या यही है सबका साथ सबका विश्वास? राजदीप सरदेसाई लिखते हैं कि 72 सदस्यीय मंत्रिपरिषद में हर जाति, समुदाय, राज्य का व्यापक प्रतिनिधित्व है। बस एक पहलू गायब है, फिर से मंत्रिपरिषद की सूची में एक भी मुस्लिम नहीं है, एक भी नहीं। सच तो यह है कि पिछले 1 दशक में भारतीय मुसलमानों को राजनीतिक रूप से अदृश्य कर दिया गया है। आरफा खानम बिलख रही हैं कि 293 सांसद, 72 मंत्री, 0 मुसलमान, 0। इस तरह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मुसलमानों को बाहर रखता है। आरफा जानती हैं कि उनकी कौम कभी भी नफरत की वजह से बीजेपी को वोट नहीं देती। उन्हें पता है कि मोमिन हर कीमत पर सपा, कांग्रेस, टीएमसी को वोट देंगे। वह खुद अपने वीडियो के जरिए इंडी ठगबंधन के लिए प्रचार करती हैं, लेकिन बीजेपी से मुसलमानों के लिए समान प्रतिनिधित्व की मांग करती हैं। माइनॉरिटी का वोट बिल्कुल लामबंद होकर नहीं, वोट तो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही नहीं कहा, तब नाराज है तो वोट किसे लेकिन जाएगा? नाराज होने के बावजूद ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं छोड़ा आपने कोई। तो ऑप्शन तो ओवैसी साहब ही है। एक मिसाल है, ऑप्शन तो ओवैसी साहब है। एक मिसाल है कि भाई गडरिये से अगर नाराज हैं भेड़ें तो क्या कसाई के पास चली जाएंगी? मैं जिन इलाकों का मैंने दौरा किया, मुरादाबाद, रामपुर, अलीगढ़, बुलंदशहर, यहाँ आम, मैं सिर्फ 4 ही आपको जगह का नाम बता रही हूँ। इन चारों जगहों में मैंने आम लोगों से, आम मुसलमानों से उनकी राय जानी। द वायर पर आप उनके इंटरव्यूज़ देख सकते हैं। मैंने बाकायदा उनसे पूछा, उन्हें दुख है इस बात का कि समाजवादी पार्टी, जिसको पिछले चुनाव में 90% मुसलमानों ने वोट दिया, इतनी बड़ी, चाहे विपक्ष में ही बैठे लेकिन बहुत इज्जतदार उन्हें एक तरह से जगह दी विपक्ष में बैठने की। गजब थेथरई है। मुस्लिम भाजपा को दुश्मन माने बैठे हैं और ये कहते हैं उन्हें मंत्री बना दो। एक तरफ वो नरेंद्र मोदी के मरने की दुआ करते हैं और योगी को जान से मारने की बातें करते हैं, और कोई सेकुलर लिब्रांडो उनको गलत नहीं कहता। तब तो बुरा नहीं लगता, आज बहुत बुरा लग रहा है। कल को कहेंगे कि पाकिस्तान से किसी को बुलाकर मंत्री बना दो, आखिर हमारा पड़ोसी देश ही तो है। यह बकवास ऐसी ही है जैसे कि मैं वोट देने नहीं जाऊंगा, मगर मुझे अपनी पसंद की सरकार चाहिए। आज जो मुसलमान मोदी के नफरत में अंधा हो चुका है और मोदी को हराने के लिए वोट करता है, उसको मोदी से आशा भी नहीं रखनी चाहिए। मोदी विरोध तक भी ठीक है, लेकिन नफरत में घूसखोरों, गुंडों और देश बेचने वालों को वोट देंगे तो उसका परिणाम भी भुगतेंगे। और हाँ, मुसलमान की इस हालत के लिए ये लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं जो उनको बहलाकर, फुसलाकर, डराकर इन्होंने ही उनका इतना नुकसान किया है, और नतीजा आप सामने है। एक बड़ी अच्छी पोस्ट वायरल हो रही है कि चुनाव के दौरान बयान, हम 23 करोड़ मुसलमान मोदी को हराएंगे, हम मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करेंगे, मोदी के खिलाफ वोट करने का फतवा दिया गया। 98% मुसलमानों ने टीएमसी को वोट दिया, मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया, मुसलमानों ने सपा को वोट दिया, मुसलमानों ने डीएमके को वोट दिया। और चुनाव के बाद बयान, कैबिनेट में कोई मुस्लिम मंत्री क्यों नहीं? सबका साथ सबका विकास कहाँ है? सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है। ये कैसा लोकतंत्र है? बिल्कुल यही हो रहा है। आइए अब जरा इस चुनाव में मुस्लिम वोटों की हकीकत पर एक नज़र डालें और देखें कि आंकड़े क्या कहते हैं। द हिंदू में प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक मुस्लिम वर्ग ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब करीब एक तरफा ही भाजपा के खिलाफ वोट किया है।
मुस्लिम वर्ग ने कांग्रेस सपा गठबंधन को भर भर के वोट दिए हैं। सर्वे की माने तो 92% मुसलमानों ने सपा कांग्रेस गठबंधन को वोट किया है, तो वहीं भाजपा के एनडीए को सिर्फ 2% मुस्लिम वोट ही मिल पाया है। और अगर असम को हटा दें तो शायद भाजपा को पूरे देश में 1% से कम ही वोट मिला है। एनडीए से ज़्यादा यानी 5% मुस्लिम वोट तो मायावती की बहुजन समाज पार्टी को ही मिल गया है, तो वहीं 1% मुस्लिम वोट अन्य के खातों में गया है। ये 2% वोट भी उन्हीं लोगों ने दिया होगा जो भाजपा से जुड़े हैं या जिसे भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा कहा जाता है। साल 2019 लोकसभा चुनाव के आंकड़े देखे जाएं तो मुस्लिम वोट भी बड़े स्तर पर भाजपा से अलग हुआ है। माना जाता है कि मुस्लिम वोट भाजपा को कम ही मिलता है, मगर साल 2019 के चुनाव में 8% मुस्लिम वोट भाजपा के एनडीए को मिला था, मगर इस बार वह 8 से कम होकर 2% पर रह गया। तो यह जो 6% मुस्लिम वोट घटा वो कांग्रेस, राजद और सपा के साथ गया। कौन सी पार्टी के लिए? हम ये पार्टी वार्टी नहीं जानते भाई, हमें तो लाभ मिला, मकान भी बन गया, शौचालय भी मिला और हमें लाडली बहना के पैसे भी मिल रहा है, गैस कनेक्शन भी मिला। शौहर नहीं कहते कि भाजपा को वोट नहीं करना, कांग्रेस को करते? नहीं करते। बात इतनी ही नहीं कि भाजपा को 2% मुसलमानों ने इस बार वोट किया है, बात यह भी है कि उन्होंने मीडिया वालों और जनता को बरगलाया भी खूब और साइलेंट वोटिंग की है। यूपी में भले ही 5 मुस्लिम सांसद लोकसभा पहुंचे हों, लेकिन उनकी रणनीति क्या थी ये जानिए। मुस्लिम वोटर्स ने सपा कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया, लेकिन इसको लेकर अपनी राय कभी पब्लिकली रखी ही नहीं। सपा कांग्रेस और बसपा के हितैषी कहलाने के बावजूद मुस्लिम संगठनों तंजीमों ने चुप्पी साध रखी थी। इसके उलट आपको अनेक वीडियो चुनाव के दौरान मिले होंगे जिसमें मुस्लिम महिला पुरुष चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि हमें मोदी सरकार ही चाहिए, हमें उन्होंने ही फायदा दिलवाया है तो हमारा वोट उन्हीं को जाएगा, हम मोदी को ही जिताएंगे। इसके चलते हिंदू कंफ्यूज हो गया, उसे लगा कि मुस्लिम भी सहयोग कर रहे हैं। एक्शन रिएक्शन नहीं हो पाया और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण न होना इंडिया गठबंधन के लिए फायदेमंद रहा। अगर देश भर की बात करें तो आप उन 15 लोकसभा सीटों का हाल जान लीजिए जहां मुस्लिम मतदाताओं का पूरी तरह से दबदबा है। ऐसी सीटों में जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल और तेलंगाना की लोकसभा सीटें हैं। मुस्लिम मतदाताओं की बाहुल्य वाली 15 लोकसभा सीटों में महज एक सीट पर बीजेपी को जीत मिली है और वो है असम की करीमगंज सीट। बाकी सभी जगहों पर विपक्षी पार्टियों ने जीत दर्ज की है। सबसे शर्मनाक उदाहरण लक्षद्वीप का है। मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के प्रयासों के साथ कुछ माह पूर्व ही नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा करके उसकी इकोनॉमी को आसमान में पहुंचा दिया था, लेकिन उन्होंने बदले में क्या दिया? लक्षद्वीप में भाजपा को एक अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा क्योंकि एनडीए उम्मीदवार को केवल 201 वोट मिले। जी हाँ, और कांग्रेस ने यहाँ 25,726 वोट पाकर विजय हासिल की। सोचिए, मात्र 201 वोट, इसे कहते हैं बेगैरत कौम। पिछले 10 सालों में किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ देते वक्त मुसलमान अछूत नहीं था और भाजपा आंकड़े प्रस्तुत करके बताती थी कि इतने लाख मुस्लिमों को उज्ज्वला योजना से जोड़ा, इतने का घर बनवाया, इतने का आयुष्मान कार्ड बना और मुस्लिम दोनों हाथों से सरकारी लाभ बटोर रहे थे। लेकिन जब वापस भाजपा को चुनने का समय आया तो मुसलमानों को अपना धर्म याद आ गया। भले ही मुसलमान सभी योजनाओं का लाभार्थी होने के बावजूद भाजपा का समर्थन करने के लिए वोट न करता, लेकिन उसने तो भाजपा को हटाने के लिए वोट किया। उसने लामबंद होकर विपक्षी पार्टियों को जिताया। जब भागीदारी नहीं रही तो हिस्सेदारी की बात आज कैसे कर सकते हैं? अब आप बिना सांसद दिए कैबिनेट में सीट कैसे मांग सकते हैं? क्या 1-1.5% वोट देने वाले समुदाय का भी मंत्री होना चाहिए? फिर बाकी 99% वोटर्स के साथ कैसे न्याय हो पाएगा? घर, पानी, गैस, बिजली, मुद्रा लोन, नौकरी में कभी मुसलमानों के साथ भाजपा ने भेदभाव नहीं किया। फिर भी मुसलमानों ने वोट जिहाद किया। हर मुसलमान ने प्रण लिया हुआ था कि वो भाजपा को वोट नहीं करेंगे। हर जगह गुप्त रूप से यह फतवा जारी कर दिया गया कि भाजपा को वोट बिल्कुल न दें। तब क्यों उन्हें मंत्री बनाया जाए? क्यों भाजपा मुसलमानों के बारे में सोचे?
रही बात अल्पसंख्यक समुदाय की, तो ईसाई समुदाय से जॉर्ज कुरियन, पवित्रा मार्गरीटा और सिख समुदाय से रवनीत सिंह बिट्टू और हरदीप पुरी तथा बुद्ध धर्म से किरण रिजिजू को मंत्री बनाया गया है। और यह लोकतंत्र है। यहाँ किसी दल विशेष को टारगेट करके उसे वोट नहीं दीजिएगा तो हिस्सेदारी भूल ही जाइए। कम से कम 20% वोट भी मिला होता तो भाजपा गैर सांसद को भी प्रतिनिधित्व दे सकती थी। रिपोर्ट बताते हैं कि कांग्रेस का आधार मुसलमानों के बीच काफी बढ़ा है। उसकी बढ़त 5% से अधिक की है, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं के बीच असली फायदा कांग्रेस के सहयोगी दलों को हुआ है, जो 15% से ऊपर है। और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के लिए देखा गया है। शगुफा छोड़ने वाले द प्रिंट मीडिया ने अपने एक आर्टिकल में क्या लिखा है, थोड़ा उसे भी सुन लीजिए। मुस्लिम वोट की ताकत फिर से लौट आई है। जी हाँ, मुस्लिम सियासत या मुस्लिम नेतृत्व की ताकत नहीं, हुआ सिर्फ इतना है कि मुस्लिम वोट ने अपनी ताकत फिर से पहचान ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीवी चैनलों को दिए अपने एक इंटरव्यू में यह रोना रोया था कि कई मुसलमानों को अभी भी यह लगता है कि वे यह फैसला कर सकते हैं कि भारत पर शासन कौन करेगा। टाइम्स नाउ से बातचीत में मोदी ने कहा कि मुस्लिम समाज और उसके पढ़े लिखे लोगों को मैं पहली बार यह कह रहा हूं कि वे अपने दिल में झांक कर देखें, सोचे कि आप लोग क्यों पिछड़ रहे हैं, क्या कारण है। आपको कांग्रेस के राज में कोई लाभ नहीं मिला। आत्ममंथन कीजिए। आपके मन में जो यह भावना है कि आप यह फैसला कर सकते हैं कि किसे गद्दी पर बैठाना है और किसे हटाना है, तो यह भावना आपके बच्चों का भविष्य खराब कर रही है। दुनिया भर के मुसलमानों में बदलाव आ रहा है। द प्रिंट आगे लिखता है कि लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि मुसलमानों ने उनकी बात नहीं सुनी। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों को देख लीजिए। दोनों राज्यों में इंडिया गठबंधन के दलों का वोट प्रतिशत इस बार एनडीए के वोट प्रतिशत से ज्यादा रहा। मुसलमानों ने एकजुट होकर भरपूर मतदान न किया होता तो ऐसा न होता। पुराने एग्जिट पोलों और दूसरे अध्ययनों के नतीजे हमें यही बताते हैं कि मुस्लिम मतदाता हमेशा भाजपा को हराने की रणनीति के तहत मतदान करते रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस बार वे इतने नाटकीय रूप से सफल क्यों हुए, खासकर उत्तर प्रदेश में, और यह चाल बिहार और असम में क्यों सफल नहीं हुई, जबकि इन दोनों राज्यों में मुस्लिम मतदाता अच्छी संख्या में है। अब सोचिए, खुद ऐसा लिखने के बाद भी यह कह रहा है कि अल्पसंख्यक मुक्त सरकार बना रही है भाजपा। किसे मूर्ख समझ रहा है, मोदी सरकार को या जनता को? योगी जी राजनीति में आने से पहले ही मुस्लिम समुदाय में लोकप्रिय रहे और गोरखपुर क्षेत्र में मुसलमानों से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता, यह सभी जानते हैं। गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र में लगभग 6.5% मुस्लिम मतदाता हैं, यानी लगभग 1,35,000 मतदाता। इसमें से ज्यादातर संख्या गोरखपुर ग्रामीण एवं पिपराइच विधानसभा क्षेत्रों में है। यहाँ भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं नजर आया। सपा प्रत्याशी काजल निषाद को भाजपा प्रत्याशी रवि किशन शुक्ल की तुलना में इन बूथों पर काफी अच्छे वोट मिले। गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के दारुल उलूम मदरसा पर बनाए गए बूथ संख्या 17, 18, 19, 20 और 21 पर सपा प्रत्याशी को भारी मत मिले। बूथ नंबर 17 पर भाजपा के 140 और सपा को 396। बूथ संख्या 19 पर भाजपा को 60, सपा को 443। बूथ संख्या 20 पर भाजपा को 128, सपा को 522। बूथ संख्या 21 पर भाजपा को 90 और सपा को 417 वोट मिले। यही हाल गोरखपुर के अन्य बूथों का भी रहा। पिपराइच विधानसभा क्षेत्र में 2017 में जब भाजपा की सरकार बनी तो विधायक महेंद्र पाल सिंह ने एक मुस्लिम टोले की दुर्दशा और गंदगी देखते हुए वहां खड़ंजा लगवाया और दूसरे कार्यकाल में वहां पिच भी बनवा दी। लेकिन यहाँ पर भी भाजपा को 60 वोट मिले, जबकि सपा को 356 वोट मिले। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ 5 परिवार गैर मुस्लिम भी हैं। शायद इसी कारण 60 वोट भाजपा को मिल गए। अब सोचिए कि इतने के बाद कौन सरकार होगी, कौन सांसद या विधायक होगा जो इन्हें घास डालेगा। वो तो मोदी जी के सबका विश्वास स्कीम की वजह से नेता मजबूर थे। अब वो दबाव भी समाप्त हो जाएगा, फिर जैसा करेंगे वैसा भुगतेंगे। सामाजिक न्याय का साफ सिद्धांत है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज मुसलमानों को वेदना हो रही है कि उन्हें विश्व के सबसे महान लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व से वंचित कर दिया गया।
मुसलमान क्या करते हैं भाजपा के साथ, यह अब तक ढका छुपा नहीं रह गया है। भाजपा की पूर्ण बहुमत की दोनों सरकारों में सभी जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित मुस्लिम समुदाय भी हुआ, परंतु यह एक सोची समझी साजिश और रणनीति के तहत मुस्लिम समाज ने भाजपा को हराने के लिए संगठित होकर वोट किया। भाजपा ने केरल में एक मुस्लिम को टिकट भी दिया, मुस्लिम समाज ने उसको भी हरा दिया। उन्होंने वोट तो दरी बिछाने के लिए दिया था, न कि प्रतिनिधित्व के लिए। इसीलिए दरी बिछाकर खुश रहे और वोट जिसे दिया प्रतिनिधित्व उससे मांगे, दूसरे से किस मुंह से मांग रहे हैं। बीएसपी ने अपने समय में 8-8 मुस्लिम मंत्री बनाए थे, लेकिन इन्होंने उसको भी वोट नहीं दिया और बात हिस्सेदारी की करते हैं। अब मायावती ने भी डिक्लेयर कर दिया कि आगे से सोच समझकर मुसलमानों को टिकट दिया जाएगा। पंजाब में कोई गैर सिख सीएम नहीं बन सकता, लक्षद्वीप में कोई गैर मुस्लिम सांसद नहीं बनाएंगे, जम्मू कश्मीर में भी मुसलमान ही मुख्यमंत्री होगा, किशनगंज में कोई मुसलमान ही जीतेगा, हैदराबाद में 60 साल से ओवैसी परिवार की सीट रिजर्व है। लेकिन बेशर्मी देखिए कि इन्हें मोदी सरकार में मुसलमान मंत्री चाहिए, भले ही एक वोट न दे। और ये कहाँ लिखा है कि मुस्लिम मंत्री बनाने से ही मुस्लिम समाज का भला होगा? ये कहाँ लिखा है कि मुस्लिम ही इस देश में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर सकता है? धर्म और मजहब के आधार पर इस देश में मंत्रिमंडल का गठन नहीं होता। जैन का भी तो एक भी मंत्री नहीं है, पारसी का भी कोई मंत्री नहीं है, तो क्या इन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा? सबको बराबर योजनाओं का लाभ मिल रहा है। फिलहाल मोदी सरकार को इस बार कड़ाई से विचार करना होगा अपनी नीतियों पर, और जिसका साथ उसका विकास की रणनीति बनानी होगी, अन्यथा 2029 में हिंदू और भी छिटक जाएंगे। इन वामपंथी सेकुलर गिरोह के एजेंडे को दरकिनार करके अपने वोटर्स पर ध्यान केंद्रित करना होगा, तभी आगे का रास्ता सरल हो सकेगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।